हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सभी जान रहे हैं कि आज तो संडे का दिन है, लेकिन हम वीडियो अपलोड कंटिन्यूसली आज किए जा रहे हैं बिकॉज़ एग्ज़ाम आने वाले हैं और हमें जल्द से जल्द तैयारियां करनी है। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि हम छत्तीसगढ़ के कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आज सुबह ही मैंने आर्यन युग के सेलों के बारे में एक विस्तृत वर्णन दिया था। अभी हम जानेंगे धारवाड़ सेल समूह के बारे में, जो उसके बाद का सेकंड सेल समूह है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जो धारवाड़ सेल समूह है, इसका निर्माण कैसे हुआ आप पिक्चर पे देख ही रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कुछ सेल चित्र नज़र आ रहे होंगे। ये धारवाड़ सेल समूह के ही सेल चित्र हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि जो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं उसमें किस प्रकार के सेल चित्र बनाए गए थे, क्योंकि उस समय के जो लोग थे उन्होंने ये सेल चित्र बनाने का प्रयास किया था, जिसका आज हम इंस्पेक्शन करते हैं और इसकी स्टडी करके इसका एनालिसिस करते हैं। और आज फाइनली मैं आप सभी को इसके बारे में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, एक्चुअली ये धारवाड़ सेल समूह के चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ होगा। एक्चुअली क्या है कि जलीय अवसादी ये जो धारवाड़ चट्टानें होती हैं, ये जलीय अवसादी चट्टानें होती हैं। जो आर्कियन युग की चट्टानें थी ना, वो क्या हुआ, धीरे धीरे उनमें अपरदन होने लगा। अपरदन का मतलब होता है धीरे धीरे जब मिट्टी का घिसाव होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नदी फ्लो हो रही है, इसका डायरेक्शन आगे की तरफ है, और यहाँ पर मान लीजिए एक छोटी सी टीली है, मतलब पहाड़ जैसे नुमा एक छोटी सी मेड़ बनी हुई है। तो धीरे धीरे क्या होती है, जब ये नदी का बहाव तेज होता जाता है तो ये नदियाँ जो हैं किनारे की तरफ बढ़ने लगती हैं, और इस क्षेत्रों में भी पानी का रिसाव जो है वो चढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास की जो जगह होती है वह जो है धीरे धीरे पानी के घिसाव की वजह से, यानी कि नदी के प्रवाह की वजह से, वह क्षेत्र जो है धीरे धीरे उसमें अपरदन होने लगता है। अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का घिसाव। तो इसी प्रकार से जो धारवाड़ सेल की जो चट्टानें हैं वह आर्कियन चट्टानों के लगातार अपरदन से होती हैं, क्योंकि हमने तो देखा ही था आज कि जिस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, पहले वो आग का गोला था, फिर धीरे धीरे उसमें सेल आने लगे, और ये सेल में से धीरे धीरे इसमें आयरन की उत्पत्ति हुई, आयरन से उसके बाद धीरे धीरे ये लावा में बदल गया। तो आज हमने ये आर्कियन युग में ये सभी पढ़ा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले जो है आर्कियन युग के सेल आए, फिर उसके ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे इसकी मिट्टी का घिसाव होने लगा, और जो मिट्टी का घिसाव होके वह जो नई मिट्टी में परिवर्तित हुआ वह धारवाड़ सेल समूह के नाम से जाना जाने लगा। अर्थात जिन मिट्टियों का घिसाव हुआ वो धीरे धीरे नदियों के बहाव की वजह से, जल के बहाव की वजह से, हवाओं की रफ्तार की वजह से, या तूफान आने की वजह से किसी न किसी जगह पे इकट्ठे होते गए और आपस में बाइंड होते गए, जुड़ते गए, और उसके बाद एक बड़े सेल का रूप में वो परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार की चट्टानें क्या जीवाश्म चट्टानें होंगी। देखिए फ्रेंड्स, जीवाश्म का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। अगर आसान भाषा में समझें तो जीवों का जो अंश होता है वही जीवाश्म होता है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, जितने भी हमारे पेट्रोलियम, कोल वगैरह सब हम जो भी चीज़ें देखते हैं ये सभी जीवाश्म मटेरियल है। मतलब जीवाश्म जो है करोड़ों वर्षों तक जीवों के अंश जो हैं वो किसी पत्थर के नीचे दब गए होंगे, या पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो सड़ गल के कहीं पे दब गई होंगी, और करोड़ों वर्षों के बाद उनमें एक ट्रांसफॉर्म आता है और धीरे धीरे वो पेट्रोलियम, डीजल या कोल का फॉर्म ले लेते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम जीवाश्म कहते हैं। लेकिन आर्कियन युग से जो धारवाड़ सेल समूह की जो चट्टानें बनती हैं ये बिल्कुल भी जीवाश्म नहीं है, क्योंकि जिस समय में धारवाड़ सेल की चट्टानें बनती हैं उससे ठीक पहले की जो चट्टानें होती हैं, यानी आर्कियन युग की चट्टानें, उसमें किसी प्रकार के मानव संस्कृति का कोई पता नहीं चलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसमें जो है किसी भी प्रकार के जीवांश देखे नहीं जा सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, एक्चुअली क्या है, धारवाड़ जो चट्टानें होती हैं उसके जस्ट नीचे जो है आपका आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से उन क्षेत्रों पे कृषि का कर पाना या उन भूमियों का उपजाऊ हो पाना ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो सभी एक तो सेलों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए ऐसी भूमियों पे तो कृषि वैसे भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ के बाह्य सीमा पर चारों ओर धारवाड़ क्रम का विकास है। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जो बाह्य सीमा है उसके चारों दिशाओं में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं।
जैसे इसकी तीन श्रेणियों का इसका डाटा हमारे पास है। जैसे पहली श्रेणी है बिलासपुर संभाग में चिल्की घाटी की श्रेणी, जो कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। फिर रायपुर संभाग में सोना खान सीरीज, जो कि धारवाड़ सेल समूह के चट्टानों से बनी है। फिर उसके बाद एट द एंड दुर्ग बस्तर संभाग में भी लौह अयस्क सीरीज की धारवाड़ सेल की चट्टानें हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो छत्तीसगढ़ का जो सीमा भाग है वह जो है चारों दिशाओं से धारवाड़ सेल समूह से घिरी हुई है। सो फ्रेंड, अभी हमने धारवाड़ सेल समूह का टॉपिक कवर किया है, जो कि छत्तीसगढ़ का भूगर्भीय संरचना का लेक्चर नंबर 2 था। अब हम लेक्चर नंबर 3 लेंगे, जिसमें हम कडप्पा सेल समूह के बारे में जानेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हम होंगे